अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का जिक्र कुछ इस तरह करेंगे कि भाई सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आज हमारा ये जो हमारा शो है, ये जो हमारा मॉर्निंग शो है, जो ब्रेकफास्ट शो है, जो ये हमारी कार्रवाई है, आज ये सुबह की अजान, सुबह की बांग, सुबह की बांग है, बुनियादी तौर पर बांग है। ये आखिरी बांग है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्यारे 92 चैनल पर। ये आखिरी बांग है, तो उसके बाद हम कहीं और बांग देंगे। वो फिर बांग जहाँ होगी वो आप देखिएगा, लेकिन हमने कहा पहले ही आपको बता दें, ठीक है जी। दूसरी चीज़, वो काम की बात तो हमें करनी होती है, वो भी कर लें। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वो नेवी वालों की एक वर्कशॉप अटेंड की। उधर एक साहब ने, हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक साहब ने एक जुमला कहा। उन्होंने कुछ अपनी तबीयत की बात करते हुए कहा कि भाई मैं तो परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ। अच्छा, मैं तो परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ। आप सोचे परिंदों की दुनिया का दरवेश, भाई क्या कौन होता है, कैसा होता है? अच्छा, परिंदे तो वैसे भी दरवेश होते हैं, दरवेश क्योंकि फितरत होती है कि वो किसी एक जगह पर हमेशा के लिए नहीं ठहरता, वो बस कूच करता जाता है आगे की तरफ। और मतलब वो सुबह उठा, कोई परमानेंट ठिकाना भी नहीं होता। मालिक की उसने जो है वो हमदो सना की, उसके बाद रिस्क की तलाश में निकला, अपने बच्चों को रिस्क दिया, उसकी ज़िंदगी यही होती है। तो परिंदा तो वैसे भी दरवेश होता है, लेकिन परिंदों की दुनिया में भी कोई दरवेश परिंदा है। अब जब उन्होंने ये बात की तो भाई पूरी जो महफिल थी वो वाह करने लगी इस बात पर कि जनाब क्या बात आपने कर दी, ज़बरदस्त बात कर दी। तो एक और साहब थे जो बड़े माशाल्लाह आला ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने कहा वैसा आप अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र ज़रूर कीजिए। मैं कहा सर आपका हुक्म, सर आंखों पर आप कहें, मतलब अब तुम पूछो और मैं ना बताऊँ, ऐसे तो हालात नहीं है। वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने? मैंने ये वर्दी पहनी हुई नहीं, उन्होंने पहनी हुई थी। अगर उन्होंने पहनी हुई थी तो सर आपको कहने की क्या जरूरत, आप नजर आ रहा है कि आप मोहब्बत से कहा। तो बहरहाल, तो परिंदों की दुनिया का दरवेश कौन होता है आपके ख्याल में? अगर परिंदों में से कोई दरवेश परिंदा होगा तो वो कौन होगा? सारे ही परिंदे तकरीबन नहीं। अब ये एक खास परिंदे की तरफ, ये बेसिकली अल्लामा इकबाल का मिसरा है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने एक खास परिंदे के हवाले से बात की है। चीले नहीं। अच्छा, फिर चील नहीं। फिर कौन? शाहीन। अल्लामा इकबाल का शाहीन। अब इकबाल शाहीन को क्यों दरवेश कहते हैं भाई, क्या वजह है? तो इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत जो कलाम है इकबाल का, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। इकबाल कहते हैं, किया मैंने उस खाकदां से किनारा, किया मैंने उस खाकदां से किनारा, जहाँ रिज्क का नाम है आबोदाना। मैंने उस जगह से किनारा कशी इख्तियार कर ली जहाँ पर रिस्क जो है वो सिर्फ आबोदाना यानी पानी और खाना जो है उसे आप रिस्क समझते हैं और उसी की जिद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो मैं तो उस दुनिया से हट गया हूँ, मेरे लिए उस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, कोई मानवियत नहीं है। और फिर ज़ाहिर है वो आगे पूरी जो है वो नज़म है उसकी, लेकिन उसी में वो शेर है बड़ा मशहूर, झपटना पलटना पलट कर झपटना, अच्छा। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और फिर इकबाल कहते हैं कि ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना। ये आप दुनिया की बातें करें, ईस्ट की वेस्ट की, मैं तो आसमान की तरफ देखता हूँ, आसमान की तरफ जो मेरा पूरा आसमान है वो मेरा है। और फिर वो कहते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। शाहीन जो है उसकी फितरत है उड़ना, पलटना, झपटना और सबसे आगे बढ़ना। वो जो फोकस है, वो जो विजन है, वो शाहीन का होता है, जो उसे सब परिंदों में मुमताज़ करता है। और ये दरवेश है। वो दरवेश नहीं है जो बस कोने में बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, या जो भी अपने धंधे हैं उसमें लगा हुआ है। दरवेश की निगाह बुलंद होनी चाहिए। ये अल्लामा इकबाल ने दरवेशी का जो फलसफा है वो हमें समझाया था। बिल्कुल, तो ऐसा दरवेश बनना है हमने। बिल्कुल ऐसा दरवेश बनना है, ऐसा शाहीन दरवेश नहीं, ऐसी दरवेश नहीं बनना है मुझे भी, हमें भी, सबको। और ये तो थी कुछ खुसूसियात शाहीन की भी, दरवेशी की भी। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं और 60 सेकंड न्यूज़ दिखाते हैं। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, जनूबी और शिमाली गजा पर फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के मुस्तकबिल पर बात करने वाले अपनी कोशिशें और वक्त बचा कर रखें, रहनुमा हमास उसामा हमदान। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, इलेक्शन कमीशन। उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को फैसला सुनाकर खुद को मुश्किलात से निजात दिलवाएंगे, नवाज शरीफ। पाकिस्तान कश्मीर पर भारत से 300 बार जंग लड़ने को तैयार है, निगरान वज़ीर आज़म। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, रास्ते धुंधला गए, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क रवानगी के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म की शर्त ख़त्म।
मैच सिलेक्टर नहीं कि अपने भाइयों को अपनी ही टीम में मुंतखब किया फास्ट बॉलर नसीम शाह। झलमक्सी जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड आज शुरू होंगे। जीप रैली में सैकड़ों रेसर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। चीन के शहर हॉर्बन में सालाना आइस एंड स्नो फेस्टिवल शुरू। जी 60 सेकंड न्यूज़ आपने देखी जी। अब बढ़ते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। क्या हो रहा है दुनिया में, बताइए जी। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान से बड़े ज़बरदस्त फैसले आ रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के, और उन फैसलों में बड़ी अहमियत इसलिए है उन फैसलों की कि उन फैसलों से ये डिटर्मिन होगा कि पाकिस्तान में हमारी या हमारी जुडिशरी की या हमारे अरबाब इख्तियार की आला हुकाम की प्रायोरिटी क्या है। क्या क्राइम को, जराइम को रोकना मकसूद है या बहाने बना कौन से फैसला है, बताएं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिजवाना केस की, जो जज और उनकी बीवी जो हैं बच्चों पर तशद्दुद किया था उस बच्ची पर, और फिर उसको इतना मारा था कि वो बेचारी जिंदगी और मौत की कश्मकश में कितने दिनों तक वो जूझती रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आकर रिजवाना का बयान रिकॉर्ड कर लिया है और रिजवाना ने इल्जाम लगाया है कि जज भी उस पर तशद्दुद करते थे, सिर्फ बेगम ही नहीं थी। और सर दीवार में मारते थे उनका, और उनकी जो बेगम है उन्होंने और बच्चों ने भी मारा है उन्हें भी कि मुझ पर ये तशद्दुद किया जाता था, और मैं चाहती हूँ उस पर उसी तरह तशद्दुद किया जाए। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कर दी है। ये इंसाफ होता है, सिर्फ यही इंसाफ होता है, उसके अलावा और कुछ भी कर लें कुछ इंसाफ नहीं होता। इस बच्ची ने जो जुमला कहा है वो अगर होगा तो इंसाफ होगा। बिल्कुल। और किस किस तरीके से उस पर तशद्दुद किया जाता था वो सारी भी कहानी उसने सुनाई है, सब बताया है उसने। और बहरहाल से बैट से मार रहे हैं एक बच्ची, दीवार में सर मार रहे हैं। बहरहाल रिजवाना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और रिकवर कर रही है वो आहिस्ता आहिस्ता। जिस्मानी तौर पर तो वो रिकवर कर जाएगी, जहनी और जो इमोशनल उसका एक एस्पेक्ट है वो कितना अरसे में रिकवर करेगा और क्या कभी कर पाएगी उस तरह से रिकवर या नहीं, ये तो सवाल है। वो रिकवर इस इंसान एक हद तक तो शायद कर जाए, मुकम्मल तौर पर तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो इंसाफ होता हुआ देखता है ना तो उसके दिल को कुछ सुकून पहुंचता है। अब मुझे नहीं पता कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं, क्योंकि देखें सज़ा जो कानून जो है वो तो हमें क्या सिखाया है इस्लाम ने, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, जान के बदले जान। ये हमारा कानून है और यही होना चाहिए। डेथ पेनल्टी इसीलिए होती है ना भाई, कि डेथ पेनल्टी क्यों दी गई, क्योंकि आपने कत्ल कर दिया तो डेथ पेनल्टी दे दी गई, जान के बदले जान। तो अब ये बच्ची इस पूरे निज़ाम, इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठा रही है कि अगर आप जितने बड़े बड़े जज साहिबान, जितने बड़े बड़े वज़रा, कानून दान वगैरह वगैरह अगर ये करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, वरना इंसाफ नहीं है। बिल्कुल, मुझे नहीं पता, ये नहीं होगा। मेरे अपनी जो पेसिमिज़्म है वो कहता है कि ये नहीं होगा, लेकिन इंसाफ सिर्फ उसी सूरत में होगा जब इस बच्ची को इस तरीके से उसका जो बदला है वो लिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगला भी एक केस है, वो भी बड़ा अहम है और उसमें इंसाफ जो है वो सज़ा सुना दी गई है और बड़ी सख्त सज़ा सुनाई गई है और यही होना चाहिए था उसमें, तो कम से कम ये हम कह सकते हैं। पाकिस्तान के मारूफ जो सहाफ़ी की बहू है सारा इनाम, उनको उनके बेटे शाहनवाज अमीर ने 23 सितंबर 2022 की शब जो है वो चक शहजाद के एक फार्म हाउस में कत्ल कर दिया था। और बड़ा ही ये भी बहिमाना कत्ल था, मतलब वो भी तशद्दुद करके कत्ल किया गया, ये नहीं कि सिर्फ जान ले ली, तशद्दुद किया गया। टब में उसके सर पे क्या कुछ मारा गया, बॉडी उसकी फेंक दी उन्होंने उधर टब में। और 37 साल सारा थी। उनके कत्ल किए जाने के बाद 3 रोज कब जो है वो दुबई से आई थी, अपने कत्ल के 3 रोज पहले ही दुबई से आई थी और पाकिस्तान पहुंची थी, जहां वो मुलाजमत करती थी और बड़ी अच्छी काबिल एक खातून थी। ये मुद्दई वकील जो है राव अब्दुल रहीम, उन्होंने अदालत के सामने जाए वकूआ की तस्वीर जो है वो शवाहिद पेश करते हुए मुलजिम की सजाए मौत की इस्तदा कर रखी थी। और इस केस का फैसला आया 9 दिसंबर को बेसिकली महफूज किया गया था और सुना दिया गया है अब। और इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत है उसने इस केस में मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अब जाहिर है इस एक अदालत से सजा हुई है, दिस इज द फर्स्ट मेरा ख्याल है मरहला इसका, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट फेज। इसके बाद जाहिर है शाहनवाज अमीर अभी अपील करेगा, वो जाएगा आगे, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बहरहाल कुछ होगा। लेकिन बिल्कुल, चलो गुड, अच्छा फैसला आया। लेकिन मैडम उस दिन बात करेंगे जिस दिन ये फांसी हो जाए, जिस दिन हो जाए ना उस दिन आप मुझे बताइएगा कि ये काम हो चुका है ऐसा। इससे पहले हमारे पास और कौन सा वो कत्ल केस था, जाहिर जाफर वाला, वो अपील में गया है, वो पाल रहे हैं अभी तक हम। बिल्कुल ठीक है, तो जब तक हम इन लोगों को पालते रहेंगे, जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। जिस दिन सज़ा हो जाए ना, सज़ा की एग्जीक्यूशन कर दी गई है, उस दिन बात होती है असल। उस दिन मैं कहूँगा कि यस इंसाफ हुआ है।
बिल्कुल। आज हम कहेंगे अच्छा फैसला आया है, ठीक है, अब वो एग्जीक्यूट करें, फिर उसके बाद बात करें। बाकी तो कोई ऐसी जो है वो इसके अंदर चीज़ नहीं है। इससे पहले उनके भी जो लड़के की जो वालिदा है उनको अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। हालांकि वालिद साहब जो हैं सारा इनाम के, उनका ये मुतालबा था कि उनकी वालिदा को भी सजा होनी चाहिए। चलो वो तो अब ज़ाहिर है जज ने जिस तरीके से फैसला किया, उसने कहा जो मरकजी मुलजिम है उसे सजा दी जाए। अब ये मरकजी मुलजिम जो है वो क्या वाकई सजा पाता है या नहीं पाता, ये सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा बयान आ गया भाई, कमाल बयान आ गया। काकड़ साहब ने तो हिला के रख दिया है भाई। ओ हो काकड़ साहब आपने तो भाई कमाल कर दिया। कायदे आज़म की इसराइल के मामले पर राय से इख्तलाफ रखना कुफ्र नहीं है, ये निगरान वजीर आज़म साहब ने कहा है। जुमला बिल्कुल सही है। जुमला देखे, कायदे आज़म की जो राय है उससे इख्तलाफ करना कुफ्र तो नहीं है, ये तो तय है ना। मतलब ज़ाहिर है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे नबी हैं या जो बाकी अंबिया कराम हैं, उनके ऊपर जो इल्हामी जो अहकामात नाजिल होते हैं उनसे इख्तलाफ ज़ाहिर है वो कुफ्र है। लेकिन वर्ल्ड लीडर जो हमारे हैं, हमारे जो बाबाए कौम है, उनसे इख्तलाफ कुफ्र नहीं है। जी बात हो रही थी इसराइल के हवाले से कि इसराइल का जो 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जाता है, कायदे आज़म के हवाले से तो कायदे आज़म ने यह बात कही थी कि इसराइल इज़ द इलेजिटिमेट बेबी ऑफ यूएसए, नाजायज़ औलाद है अमेरिका की और इसको होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और अब इन्होंने कहा है कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन हो सकता है। तो जवाब सवाल किया गया कि भाई कायदे आज़म का तो मौक़िफ़ ये था, तो उन्होंने कहा भाई कायदे आज़म के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखना कोई कुफ्र नहीं है। टेक्निकली ये बात बड़ी मजेदार है भाई, टेक्निकली सही है, ठीक है, उसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है कि वो कुफ्र नहीं है। टेक्निकली तो ये ठीक है। आप वो पोजीशन अपने फाउंडर से तब्दील तब करेंगे जब आपके पास उनसे बेहतर पोजीशन हो। खुद हम कुछ कर नहीं रहे, कह कुछ सकते नहीं है, एक बयान देते हुए हमारी काम पे टांग गई है इधर और बातें आप कर रहे हैं। कायदे आज़म वो तो उसने तो मुल्क बना दिया आपके लिए, उसने तो पूरी कौम को एक आजाद रियासत दे दी, आजाद मुमलिकत दे दी, जहां पे हम बैठ के बोल रहे हैं और आप वहां पर निगरान हुकूमत चला रहे हैं। तो ये हो सकता था कभी अगर कायदे आज़म का विजन ना होता। हमें कोई इससे इख्तिलाफ नहीं है, बहुत सारी चीजें, वो इंसान थे, उनका बहुत सारे फैसले गलत भी हो सकते हैं, उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले वक्तों में सिचुएशन तब्दील हो गई, कुछ फैसले देखें आप निगरान वज़ीर, आप पहले कल कश्मीर पे अपना मौक़िफ़ बताएंगे। आप कल नहीं कश्मीर हो सकता है, ये कहते हैं कल कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है, हो सकता है जी। हम कायदे आज़म ने कहा था कि जी हमारी शहरक से ज्यादा क्या है वो शहरक है, तो हम उसको जो है वो नहीं तस्लीम करते। कायदे आज़म का इख्तिलाफ है, इसमें क्या करें। कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान इस्लामी जो है वो मुल्क होगा, हम कहते नहीं भाई इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कायदे आज़म से इख्तिलाफ कर लेते, नहीं करते इस्लामी मुल्क, इसको सेकुलर बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं, हिंदू मुल्क बना देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इख्तिलाफ तो कुफ्र नहीं होता, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उन फंडामेंटल्स के ऊपर आप अगर बैसियत निगरान वज़ीर आज़म, एक तो पॉलिसी आप बयान दे नहीं सकते, आपका काम कुछ और है, आप पॉलिसी बयानात दे रहे हैं, तो ये तो एक ज़रा टेक्निकल मसला है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका डोमेन क्या है, उस डोमेन के अंदर आपने जो काम करवाना है वो आप करवाएंगे ना। अब हर चीज़ के हवाले से हर बात जब की जाएगी तो गड़बड़ होने का अंदेशा है। तो सर थोड़ा सा रिविजिट कर लें, इसको देख लें, रिविजिट कर लें और इस बुनियाद पे कर लें कि दूसरी तरफ आपके कश्मीरी भाई बहन भी वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप इस कॉज को तो रद्द कर ही रहे हैं, फ़लस्तीनियों की जो सफरिंग है उसको तो रद्द कर ही रहे हैं, साथ साथ कह के 20,000 लोग मार दिए उन्होंने एक महीने में, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें 2 स्टेट चाहिए। अरे ये क्या बात हुई। कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि 2 स्टेट तो हो इसलिए नहीं सकता कि ये तो जमीन उनकी है, कोई बाहर से आके कैसे हम उनके सर पे बिठा दें और मैं और आप इसका फैसला करें कि उनको अपनी जमीन दे दो यार। वज़ीर आज़म के घर में कोई घुसेगा तो और उसको घर में तशद्दुद करेगा लोगों पर, तो वो क्या कहेंगे, इसको बाहर निकालो या चलो कुछ कमरे इसको दे दो। मैं यही कह रही हूँ कि 2 स्टेट कहाँ से आ गई, उधर तो कोई और बात ही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि ये जमीन पे जो रहता है ये जमीन उसकी है, उनके लिए अगर कोई रियासत बनानी है किसी और जगह में बना दें, अंटार्कटिका में बना दें, उधर ले जाएं उनको, जिनको हमदर्दी है वो उधर बना दें। आपको ज्यादा हमदर्दी हो रही है आप बना दें, बलूचिस्तान में बड़ा एरिया पड़ा हुआ है बना दे, अमेरिका में बना दे, तो यूरोप में बना दे। मतलब वो बात टेक्निकली गलत है, वो बात उसूलों की वजह से गलत है। इट इज वाज अ प्रिंसिपल स्टांस। कभी-कभी जो है ना वो बात कर जाते हैं इजराइल से कि उन्होंने सेनेटर मुश्ताक ने बड़ा इसके ऊपर ट्वीट किया है, उसके ऊपर बड़ा उन्होंने आड़े हाथों लिया है उनको। लेकिन हम भी इस बात पे आपको सर यही प्यार मोहब्बत से ही कह रहे हैं कि सर ऐसे ना करें। जो लोग और ऐसी पॉलिसीज भी ना दें कि पाकिस्तान में अंदरून मजीद इख्तिलाफात पैदा हो। पहले ही हम इतने पोलराइज्ड हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं क्या हुआ। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, एक सेकंड सिर्फ, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है क्या? लगता तो फिर लोग यही करेंगे, इस तरह की बातों पे तो लोग यही कहेंगे ताकि लोग मजीद इंतशार ना फैले। इस वक्त हमारी कौम को यूनिटी की जरूरत है, डिवीजन। जब आप ऐसे बयान देंगे तो फिर लोग हक बजाने में ये कहने में कि कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है।
अगर बयान ऐसा आएगा तो लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बरतानिया में इसराइल की जो सफ़ीर हैं ज़ेपी ओडवेली, उन्होंने कहा है खुले अल्फाज में, दो टोक, कि हम 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते हैं जी। अच्छा। इसराइल कह रहा है हमें पूरी जगह चाहिए, कर लो जो करना है, बस आप कह रहे नहीं यूं कर ले वो कर ले। इतने डरपोक, इतने जो है वो जबानबंदी हम पर लागू हो गई है कि हम अपने आप का अपना मौक़िफ़ खुल के नहीं बयान कर सकते और अपने बाबा कौम के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ कर रहे हैं। इतना डर आ गया है हमारे अंदर और वो खुलकर कह रहे हैं कि हम इस पूरे खित्ते को तबाह कर देंगे। तो जाहिर है दीदा दलेरी आ गई ना, उन्होंने देख लिया कि भाई हमने इनकी उंगली पकड़ी थी, अब इनका पूरा हाथ खींच के अपने हाथ में ले आओ, तो ये तो फिर कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर हम इसको मुस्तरद करते हैं। और उसने कहा कि इसराइल आज ये जानता है और पूरी दुनिया को भी ये जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनी इसराइल के साथ अपनी रियासत कायम नहीं करना चाहते। और जिस तरह आज भी फ़लस्तीनी इसराइली रियासत के बगैर अपना नक्शा और नारा ऊंची आवाज़ में पेश कर रहे हैं, और वो जो कहते हैं ना फ्रॉम द रिवर टू द सी, बिल्कुल, तो इसी तरह हमारा यही मौक़िफ़ है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं हो सकती है। बस फिर अब कर लें जी, अब कर लें, ज़रा आ जाएं। मतलब अजीब बयानात हमारे यहाँ से आते हैं, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुफ्त नहीं होती हर चीज़ सर, लेकिन कोई पोजीशन भी होती है, कोई बुनियादी उसूल भी होते हैं, सही गलत का फर्क भी होता है। सर कुछ क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं, इस बात से आगे बढ़ते हैं। हमें जाना है एक छोटे से वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, जहां से हम रोक रहे हैं वहां से स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की है और इसके बाद हुक्मरानी का ताज उससे छिन गया, और ऐसा छिना कि आज तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वापस हमारे सर पे सजाया जाए एक बार फिर। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वॉश के खेल में नया खून जो है वो शामिल हो रहा है, यंग नौजवान बच्चे और नौजवान आ रहे हैं। और 9 साल रायान जमान भी ऐसा ही एक नौउम्र चेहरा है जिन्होंने मलेशिया में होने वाले इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में शिरकत की और अंडर 9 कैटेगरी में 19 नहीं सॉरी 9 अभी 19 तक तो पहुंचेंगे। तो अभी वो एशिया कप 10:30 बजे सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान का। अल्लाह खैर करे, उधर भी अल्लाह खैर करे। अंडर 9 कैटेगरी में चांदी का तमगा जीत लिया इन्होंने, और फाइनल भी जो है वो हांगकांग के लिविंग सांगो को शिकस्त उसमें वो ना दे सके फाइनल में। लेकिन उन्होंने मुकाबला बड़ा अच्छा किया और ऐसा किया कि खिलाड़ी को आसानी से फतह हासिल ना करने दी। यही वजह है कि उनके एक तवील उनका मुकाबला रहा और ये रायान जमान का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। जाहिर है वो कॉन्फिडेंस हमें इनके खेल में नजर आया। अच्छा, अब इनके वालिद साहब और दादा के हवाले से भी हम आपको जरा बता दें, ये साबिक स्क्वॉश प्लेयर मंसूर जमान साहब के साहिबजादे हैं जो कि खुद भी सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, और इनके जो दादा हैं कमर जमान साहब वो भी स्क्वॉश के जबरदस्त लेजेंड तो ब्लड में शामिल है भाई, ये स्क्वॉश इनके ब्लड में शामिल है। लेकिन ये एक बड़ा रिवायती सा सवाल होगा जो कि हम पूछेंगे। हमारे साथ रायान जमान और मंसूर जमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम रायान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रायान, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जीत के आए हैं आप, जरा अपनी गेम के बारे में हमें बताएं। जी मुझे जो मेरा क्वार्टर फाइनल था वो हांगकांग का प्लेयर से था, उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया, और जो मेरा सेमीफाइनल था सेकंड थी था मलेशियन का, उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया है। और जो मेरा फाइनल मैच था उसमें मैं टूले वापस, लेकिन थोड़ी सी मैंने 2 मिस्टेक कर दी, वहां से मैं मैच हार गई। सही है, ठीक है, मैच हार गए, लेकिन ये है कि हमारे लिए तो आप विनर है भाई, अभी हमारे लिए तो आप विनर है। ये बताएं कौन सा मैच वैसे ज्यादा मुश्किल था, फाइनल मुश्किल था या फिर सेमीफाइनल जो आपने जीता जिसमें सिल्वर मेडल वो मुश्किल था? जी यार, मुझे कोई मैच मुश्किल नहीं लगा, लेकिन जो मेरा क्वार्टर फाइनल था हांगकांग का प्लेयर था उसने मुझे फंसा लिया था, और मैंने फिर मेरे बाबा ने कहा कि लोग दो उसको लोग दो, जब वो साइड बॉल देगा छोटी सी ड्रॉप दो, तो उसकी वजह से मैं मैच जीता हूँ। रोक। अच्छा, तो आपके कोच कौन है? क्या बाबा आपको सिखाते हैं या और ये शौक कैसे पैदा हुआ, ये भी जरा हमें बताइए। जी ये मेरा अपना शौक है, और
जब मैं छोड़ा था वो 4 साल का, फिर मैं फटी बॉल से और टूटे हुए रैकेट से ना दीवारों पे लगा रहा। फिर मुझे बाबा ने कहा कि रायन आज आपको मैं स्क्वाश कोर्ट ले जाता हूँ, और फिर मैंने स्क्वाश स्टार्ट की और मुझे बाबा ने इतना अच्छा स्क्वाश सिखाया, तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो जिसकी वजह से आज मैं ये फाइनल खेला हूँ। और अरे वाह, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये फाइनल जीतूं और पाकिस्तान का नाम हो सकता। तो चलो इंशाल्लाह आगे फाइनल बाबा का शुक्रिया भी अदा किया। देखें इन्होंने क्या बात की। अभी तो आपने बड़े शुक्रिया अदा करने हैं अपने बाबा के, बहुत कुछ आपने जीतना है। बिल्कुल। अच्छा, जो फैमिली जिससे आप हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वालिद आपके बड़े जबरदस्त स्क्वॉश प्लेयर और आपके दादा तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लेजेंड है। तो उन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है आपको, बाबा या दादा? जी मुझे दोनों सही लगते हैं, लेकिन मुझे मेरे दोनों कोच अच्छे हैं। मुझे दादा सिखाते हैं कि मैं जब बैंड नहीं होगा ना, फिर मुझे दादा के पीछे से देखते कहते हैं कि रेहान बैंड लिया करो, जब बैंड होगे ना फिर आपकी अच्छी शॉट होगी, और जब आप आगे से ग्रिप पकड़ोगे ना फिर आप डीप शॉट मारोगे। मुझे बाबा भी यही सिखाते हैं कि अच्छा रेहान ग्रिप आगे से पकड़ो, ग्रिप पीछे से नहीं पकड़ो, आगे से पकड़ो। माशाल्लाह, क्या बात है, वाह भाई। अच्छा मंसूर साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। रेहान का जो स्क्वॉश का शौक है, अब ये कैसे आया? और आपके वालिद दोनों बहुत अच्छे, जाहिर है आप दोनों स्क्वॉश प्लेयर जबरदस्त रह चुके हैं, तो ये क्या फैमिली से आया, यानी कि एक स्क्वॉश प्लेयर का पोता और बेटा स्क्वॉश प्लेयर ही बनेगा, या ये रेहान का अपना शौक था, या ट्रैवल कर रहा है फैमिली में? जी बिल्कुल, स्क्वॉश हमारी फैमिली गेम है। लेकिन मेरे वालिद साहब स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन थे, तो मैंने भी उनको देख के स्क्वॉश सीखी मैंने, क्योंकि स्क्वॉश नहीं पता है घर में फिर स्क्वॉश का माहौल डेवलप हो जाता है। जो वालिद साहब वर्ल्ड चैंपियन थे, मेरे दादा मेरे चाचा जितने भी थे उन्होंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया, तो फिर मैं जो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 बना 7 साल, वर्ल्ड नंबर 11 मेरी बेस्ट रैंकिंग थी वर्ल्ड में, और मैं नेशनल चैंपियनशिप जीता, एशियन जूनियर चैंपियन बना मैं, एशियन सीनियर चैंपियन बना मैं, 2016 में मुझे सदारती अवार्ड मुझे मिला। उसी तरह फिर वो चीज़ ट्रांसफर होती है आपके बच्चों में, उसी तरह रेहान भी फिर देखता था अपने दादा को, फिर मुझे, इस तरह फिर रेहान में भी ये शौक दिन डेवलप हुआ आस्ते आस्ते। बचपन से ही घर से ही मतलब शौक था, खेला करता था ये, तो उसी तरह मतलब शौक डेवलप हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रेहान जो नहीं है, फर्स्ट टाइम जो नहीं है मेरे साथ मलेशिया गया, अंडर 9 इवेंट का ये फाइनल खेला है, तो इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फर्स्ट टाइम गया है किसी मतलब इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए। उसने वहाँ जाकर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी मुतमईन हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करनी है, आगे बड़े मुकाबले हैं जी इंशाल्लाह जिसमें ये परफॉर्म करेंगे। वैसे ओवरऑल आपको स्क्वॉश का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है पाकिस्तान में? चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि पहले हम हुक्मरानी करते थे, हमारे पास चैंपियंस प्रोड्यूस होते थे, अब ज़वाल पजीर हो चुके हैं हम, उसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में काफ़ी टैलेंट है बच्चों में। जैसे अभी रिसेंटली हमजा खान वर्ल्ड जूनियर जीता है, मेरा जो भांजा है नूर जमान, वो एशियन जूनियर चैंपियन है। हमजा, इस तरह मतलब और भी मेरा बेटा अब्दुल्ला है या रेहान है, और नमान लड़का है, वो अच्छा खेल रहा है। लेकिन जो मेन जो कमी आ रही है ना, लैक ऑफ, वो है स्पॉन्सरशिप की। हमारे मुल्क में स्पॉन्सरशिप की कमी है, क्योंकि मेरे पास स्क्वॉश बहुत महंगी खेल है, तो जब तक आपके पास सपोर्ट ना हो, स्पॉन्सरशिप ना हो, आप जो नहीं आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर बात है आपको मैचेस खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे भी रेहान है, इसको मैंने मतलब स्पॉन्सर किया, मैंने मतलब किसी तरह से मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, इसको मैंने सपोर्ट किया, मैंने स्पॉन्सर किया इसको, मैं अपनी सेल्फ फाइनेंस पे इसको बाहर ले गया मैं। तो जाहिर बात है मैं कब तक खुद करता रहा इसके लिए, जब तक ये मल्टी नेशनल कंपनीज नहीं आएंगी आगे। तो जाहिर बात है ये टैलेंट है ये, और स्पोर्ट्स मैन की जो लाइफ होती है वो बहुत लिमिटेड लाइफ होती है। उस एज में इसको आप उसको प्लस नहीं करेंगे, जाहिर बात है फिर आपका टैलेंट ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी कंपनीज हैं वो आगे आना चाहिए। इसी क्रिकेट में जो आपको पता है कि उनको स्पॉन्सरशिप है, उनको पैसा इन्वॉल्व है, मीडिया इन्वॉल्व है, तो जब तक हमारे गेम में स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो हमारे फिर ऊपर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मंसूर साहब, ये भी बताएं कि अब ज़ाहिर खर्चे की बात हो रही है, तो एक प्लेयर पर इक्विपमेंट हो, प्रैक्टिस करना, खाना पीना, अच्छा ट्रैवलिंग, ये सब शामिल करके तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है?
ये डिपेंड करता है ना। जैसे भी मैं मलेशिया गया तकरीबन मेरा जो 5 से 6 लाख मेरा खर्चा हुआ है टिकट के ऊपर, वहाँ जाके होटलिंग, खाना पीना, टैक्सी, आना जाना मैनेज करना, इन चीज़ों को। ज़ाहिर बात है ये डिपेंड करता है। अब इस तरह अगर इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वो ज़्यादा महंगा है, वो अमेरिका वगैरह। मलेशिया था तो थोड़ा मतलब उससे थोड़ा रिजनेबल था ये। तो डिपेंड करता है। तकरीबन आपको कम से कम जो नहीं है बाहर जाने के लिए एक जो टूर होता है आपका 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं। क्योंकि आपको पता है स्क्वाश का एक रैकेट तकरीबन जो नहीं 25 से 30 हज़ार रुपए का रैकेट मिलता है इसका। उसकी इस तरह पे उसके शूज़ हैं, शूज़ तकरीबन 12 से 15 हज़ार का शूज़ है। एक बॉल उसकी तकरीबन आती है वो 800 रुपए की बॉल है। तो बॉल को तो आपको पता है किसी को फट सकती है, आज फट जाए कल फट जाए, इसकी कोई मतलब उसकी गारंटी नहीं है। उसी तरह जो नहीं है, अब पता है स्क्वाश महंगा खेल है। हमारे बहुत से लड़के मतलब हैं लेकिन गरीब हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो अगर उनको सपोर्ट होगी, स्पॉन्सरशिप होगी, तो जाहिर बात है कि हमारा कोई चैरिटी कम्युनिटी वो लड़के ऊपर आएंगे। वो जो मेन चीज़ है वो सपोर्ट की, स्पॉन्सरशिप की। तो हुकूमत अब क्या कर सकती है इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में? हुकूमत जी क्यों नहीं कर सकती, उनके पास तो फुल अथॉरिटी उनके पास। जैसे आपको पता है कि हम जब जाते हैं मुल्क से बाहर तो हम मतलब पाकिस्तान का झंडा हमने सीने पे लगाया होता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जब हम जाहिर बात है अब जब खेल के आते हैं, उनको चाहिए कि प्लेयर को जो है इंकरेजमेंट करें, सही है, उनको बुलाएं, उनको उनकी हौसला अफजाई करें कि उनको जाहिर बात है जब प्लेयर बाहर से आता है, खेलता है, जीतता है, अगर आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करते तो प्लेयर जो डिस्करेज होता है, डिसहार्ट होता है। जाहिर बात है अब बच्चे की अपनी मेहनत है, बच्चा मेहनत करता है और इतनी मतलब दूर जाके परफॉर्म करता है, तो आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो बच्चा डिसहार्ट होता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि कमर जमान साहब क्या कहते हैं रेयान के बारे में, कि रेयान को कैसा प्लेयर बनना चाहिए? मिसाल के तौर पे वो आपका कहते हैं, आपका अपना स्टाइल होगा, उनका अपना स्टाइल है, हर प्लेयर की अपनी एक तरीका कार होता है खेलने का। तो वो क्या कहते हैं, किस किस्म का प्लेयर बनाना है इसको, अपनी तरह का या आपकी तरह का या एक अलग तरह का? मैं तो चाहता हूँ कि ये नहीं है हमसे भी अच्छा प्लेयर बने, क्योंकि जाहिर बात है रेयान का एक अपना स्टाइल है, मुनफरिद स्टाइल है इसका अपना। जैसे मैं लेफ्ट हैंड प्लेयर था, रेयान भी लेफ्ट हैंड प्लेयर है, मेरे वालिद साहब जो नहीं राइट हैंड से खेलते थे। लेकिन मतलब इसमें जो नहीं है आपका अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं मतलब उसको मैं तो एज अ कोच एज अ फादर उसको मैं सिखा सकता हूँ, मेरे वालिद साहब सिखा सकते हैं, लेकिन करना रेयान ने खुद ही है, क्योंकि स्क्वाश इज ए इंडिविजुअल गेम, इसमें आपकी अपनी मेहनत होती है। तो ये जितना मेहनत करेगा, जितना दिल से और शौक से खेलेगा, तो ये रेयान जो नहीं है इम्प्रूव करेगा। और मैं नहीं समझता ऐसी कोई वजह नहीं है कि रेयान वर्ल्ड चैंपियन ना बने, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्पार्क है, इसमें टैलेंट है। और इंशाअल्लाह जिस तरह रेयान खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मेरी पूरी उम्मीद है और मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला इसको मजीद कामयाबी अता फरमाए और ये मुल्क और कौम का नाम रोशन करे इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मंजूर जमान। और 9 साला स्क्वाश प्लेयर रेयान जमान हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत वालों को चाहिए, हुकूमत वालों, कायदे आज़म के मत वालों, कुछ उनकी लाज रख लो, पर अमल करने वालों, खुदारा स्क्वाश को देख लो, स्क्वाश की तरफ नजर डालो। और ये अब 2 बच्चे हैं ना आपके सामने आ गए, आपने देख लिया, एक रेयान है, एक हमजा है। इन दोनों के ऊपर आप अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दें कि हमने इनको आने वाले 10 सालों के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। बिल्कुल। और ये कंपैरिजन कर लें कि हमजा के कंपैरिजन में जो खिलाड़ी या रेयान के कंपैरिजन में जो खिलाड़ी दूसरे मुल्कों में खेल रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटीज मुयस्सर है, और फिर उनसे बेहतर फैसिलिटीज के लिए आप कोशिश करें, चंद प्लेयर्स उठा लें, 5 प्लेयर्स उठा लें, उनके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दें। 10 साल में अगर हम वर्ल्ड चैंपियन ना हो तो आप मेरा नाम कुछ भी रख दीजिएगा, बुध वाला कर दें, कुछ भी यार, बुध वाला जुमेरात वाला कर दें, लेकिन बस कर दीजिएगा, आपको इजाजत है, लेकिन काम थोड़ा सा कर लें। और यहाँ पर इसके साथ हम लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कसूर के इलाके हुसैन खानवाला में 2015 में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने और उसकी वीडियोस बनाने वाले 3 मरकजी मुल्जिमान को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कसूर में तकरीबन 250 वीडियोस बरामद हुई थी, जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि इसके स्कैंडल के मुतासरीन की तादाद उससे कहीं ज़्यादा थी। कम उम्र बच्चे साल हा साल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहे, उनसे जिनसी ज्यादती होती रही, उनसे पैसे ऐंठे जाते रहे और उन्हें अपने दोस्तों को भी लाने का हुक्म मिलता रहा। मुल्जिमान
मुल्ज़मान की अदालती फ़ैसले के बाद मुतासरीन के जहनों में वो तमाम अज़ियत और खौफ फिर से ज़िंदा हो गया है जिससे वो साल तक गुजरते रहे। उनके दिल में अदल व इंसाफ की उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है। आज इस स्कैंडल के एक मुतासरा लड़के से हम बात करेंगे और ज़ाहिर है उनका असली नाम हम नहीं ज़ाहिर करेंगे, हम उन्हें इस प्रोग्राम में जी फ़र्जी नाम अली कहकर मुखातिब करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो वाक़या क्या था और अब जब ये मुल्ज़िमान बरी होते जा रहे हैं तो उस वक्त उनके दिल पर क्या गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम अली, ये बताइए कि आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जब आप इस ग्रोह के हत्थे चढ़े थे, क्या हुआ था? अब तो उम्र 9 साल थी और मैं स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते हुए उन्होंने मुझे अगवा किया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अगवा करके वो मुझे ले गए थे और उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो ज्यादती की थी। तब छोटा था, कहते थे घर बताओगे तो आपको जो है ना मार देंगे। उन्होंने वीडियोस बना ली थी, कहते थे आपके स्कूल में दे देंगे। स्कूल के बाहर आ जाते थे छुट्टी के टाइम पे, वहीं आके तंग करते थे। अच्छा, और तो स्कूल के बाहर जब आके तंग करते थे तो भी आप किसी को बड़े को बता नहीं सकते थे या बताया था किसी को उस वक्त? जब बताया था तो बेसिकली तो वो गांव के चौधरी थे, हम उनका कार्य कुछ नहीं सकते थे। अच्छा, तो वो जो चौधरी जो थे वो वडेरा टाइप के थे, हम वहाँ के गरीब लोग थे, हम क्या कर सकते थे। तो ये तो एक तो चलो वो एक एस्पेक्ट आ गया इसका ज्यादती करना। फिर उसके बाद उन्होंने आपसे ये भी कहा कि दोस्तों को भी लेकर आओ या पैसे भी लेकर आओ, इस तरह की भी कुछ डिमांड्स थी? वो ये मेन जो स्कूल खर्च भी होता था वो भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा, घर से तो चोरियां कर करके उनको देते रहे हम। तो घर वालों का जेवर देता रहा, कोई पैसे उठा के देता रहा। अच्छा, और फिर दोस्तों को बुलाने के हवाले से भी बात हुई, उनकी डिमांड ये भी बात हुई। ये भी करते थे कि अपने दोस्त को लेके आओ, नहीं लेके आओगे तो आपकी वीडियो लीक कर देंगे, आपके घर वालों को बता देंगे। तो ये कितना अरसा आपके साथ ये ब्लैकमेलिंग और डराना धमकाना और ये हरासानी चलती रही? कब जान छूटी फिर आपकी और किस तरह से? जब 2015 में जाके 2014 में फर्स्ट टाइम पहली दफा मैंने FIA कॉल की थी, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको मुद्दई बनना पड़ेगा। मैंने उनको बताया कि जी मैं मुद्दई तो नहीं बन सकता क्योंकि एक तो मैं अंडर 18 हूँ, मैं अपने घर वालों को तो बता ही नहीं सकता, वो उन पे तो क़यामत आ जाएगी इस चीज की। वो वडेरे हैं गाँव के। तो तब नहीं हुआ। 2015 में फिर इनके अपने एक मुल्ज़िम का एक मेमोरी कार्ड गिरा, वो गाँव में वीडियोस फैलना शुरू हो गई। घर वालों को तो पता चल गया, हमने स्टैंड किया, वो प्रोटेस्ट हुआ सारा, वो बाकी जो फर्दर चीजें थी वो तो आपको भी पता है। जी। लेकिन ये है कि तब की गवर्नमेंट ने भी कोई वादा ना पूरा किया, कोई बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से या जिस तरह से उनको मुल्ज़मान को ट्रीट करना चाहिए था वो चीजें भी नहीं तब भी। उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो मिसबिहेव थी। सबसे पहले तो हमारी FIR सारी गलती जो है ना इंदराज की गई थी। जो हमारे मुल्ज़िम थे जो हमारे मुल्ज़िम थे वो तो उनको जो स्टार्ट में निकाल दिया गया था। जो इनके वडेरे थे ये तो उनके बच्चे हैं, जो इनको संभालने वाले थे, जो इनको शर देते थे इस चीज की, जो इनके सपोर्टिव थे, जो इनके पीछे थानों कचहरियों में जाते थे, उनको तो स्टार्ट में निकाल दिया गया था। वो कौन लोग थे? वो इनके ये जो मुल्ज़मान बरी हुए हैं उनमें से एक इनका वालिद था, इनके 2 चाचू थे, ठीक है, जो हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के और अदारों के अंदर अच्छी पोजीशंस के ऊपर है। अच्छा, और ये सब उस सारे जुर्म में पूरे में मुलव्वस रहते थे? पूरे जुर्म में ये थे। हमें थाने जाने से रोकते थे। 2012-13 में जब एक फैमिली एक छोटा बच्चा था, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, अरसलान नाम था उसका, उसकी वालदा थाने जाती है तो उसकी FIR नहीं दर्ज की जाती। वो अभी आई नहीं थी कि उसकी वीडियोस बना के इन्होंने SHO ने मुल्ज़मान को पहले भेज दी। इन्होंने उसके बाल काटे, गाँव के चौक में उस औरत के बाल काटे गए, उसका घर खाली करवाया गया। ये सारी चीजें इसी गाँव में हुई। अच्छा, तो अब जब ये सारे मामलात हुए और उसके बाद ये जो मुल्ज़िमान को सज़ा देने के बजाय या असल मुल्ज़िम को पकड़ने के बजाय मुल्ज़िमान बरी हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चीज़ होती है कि क्या हो रहा है? ये इससे पहले जब इनका इन्हीं के एक भाई आया बरी होके गाँव, तो उसने आके जो हमारे जो गवाहान थे उसमें सुल्तान था एक लड़का, एक और मुदई और सुल्तान के उन्होंने इतना मारा, उसको छुरियों के काट लगे, ठीक है, FIR हुई लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वो इसी तरह ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो आके डराते हैं धमकाते हैं। अब ये लोग आएंगे,
जो अदर 2-3 केस बचे हैं जिनमें इनको ये सजा हुई है, तो ये उनको ड्राई धमकाएंगे इतना कि वो कारी कुछ नहीं पाएंगे। तो आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का सॉरी ये सब मिले हुए हैं तफ्तीशी जो हैं, या ये जो आप कह रहे हैं कि FIR ठीक तरीके से नहीं दर्ज करे थे, तो फिर तो इसका ये समझ आती है कि ये भी मिले हुए थे उनसे। ये मैम सारे मिले हुए थे उसमें, ठीक है, उसमें वो पॉलिटिकल जो चीजें भी शामिल थी, मुतलका जो पॉलिटिकल इंतजामिया थी वो भी इनकी सपोर्टिव थी, क्योंकि गांव के अंदर सबसे बड़ा होल्ड इनका था ये, क्योंकि उधर के वडेरे थे। और अब आपने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या इंतजाम किया हुआ? जाहिर है जब पहले भी आप लोगों के साथ ये होता रहा कि बरी होते हैं मुजरिम और फिर वहाँ पर आकर। सर हमने बार हाँ जो है ना वो मुतलका इंतजामिया को एप्लीकेशंस दी हैं, बार हाँ मैंने खुद जाती तौर पे आला अदलिया में जाके हमने एप्लीकेशंस दी है, जहाँ तक हो सकता था, जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज थे, हमने जो है ना इस अपील के खिलाफ भी वहाँ पे एडवोकेट की, ये अदर सारी चीजें की। लेकिन अब भी हम जो है ना हम मुतलका कसूर इंतजामिया को भी एप्लीकेशन देंगे, हम जो है ना लाहौर इंतजामिया को भी एप्लीकेशन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली हमारे साथ मौजूद थे और अली से तो बहसत कौम हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो कुछ इन लोगों के साथ हुआ उसके बाद असल मुजरिमान को नामजद ही नहीं किया गया, और जिन लोगों को नामजद किया गया वो भी बरी होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाएगा, ये मामला भी हम भूल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, कायदे-आज़म ने इसके बारे में भी शायद देख लें, कुछ कहा होगा, कोई ऐसा भी कोई कुफ्र ना हो जो हमसे सरसद हो जाए, तो ज़रा इसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा। हम तो वैसे ही कहते हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो, कोई कुफ्र तो ये भी नहीं है कि अगर हम इन बच्चों को इंसाफ ना दें, तो ज़रा देख लीजिएगा इस बारे में भी शायद कुछ हो। वक्फे की तरफ हम बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, 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 सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कसूर में बच्चों से ज़्यादती जो हुई थी, वो जो स्कैंडल सामने आया था 2015 में, उसके एक मुतासरा बच्चे से, जो कि ज़ाहिर उस वक्त बच्चा था और अब जो है वो उसकी उम्र बढ़ चुकी है, और अली जिसको हम फर्जी नाम से पुकार रहे थे, मोबाइल उनके दोनों बंद हैं, फ़ोन उनके दोनों बंद हो चुके हैं, नंबर्स उनके इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ रीच हैं। अल्लाह करे ये कोई मसला ना हो उनके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और बात करने के लिए आते हैं सामने तो भी मसाइल होते हैं। तो हमारी दुआ ये है कि उनके साथ कोई मसला ना हो, और अल्लाह ताला उन मुजरिमों को, हमारी दुनिया में तो पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो आखिरत में जो एक मामला होना है उसमें तो ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन कल का दिन जो है, आज है 15 दिसंबर, बिल्कुल कल है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 2014 को एक वाक़या पेश आया था, उनके साथ भी क्या इंसाफ हुआ है, उनको इंसाफ मिला है या नहीं मिला है? 2014 में 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो अटैक हुआ था, कल वो दिन भी हमारी एक यूँ कहिए कि वो जहनों से निकल नहीं सकता वो दिन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि जिस तरह वक्त की गर्द जो है वो जमती जाती है तो चीज़ें फेड आउट होती जाती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा नेशनल एक्शन प्लान बना था और सारी पाकिस्तान की जमातें, सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इन्होंने हमारे सबसे वल्नरेबल तबका जो कि बच्चे हैं, जाहिर है जिसका किसी किस्म से किसी चीज़ से कोई लड़ाई जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अटैक किया इन्होंने। उसमें जाहिर है जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो भी शहीद हुई। उन बच्चों की हिफाजत करते करते उन्होंने भी इस चीज़ से इनकार किया कि वो भाग सकती हैं या भाग सकती थी या जान बचा सकती थी। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी यहाँ पे। तो उस वक्त ये प्लान बना, ये फैसला हुआ कि हम नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाएंगे, सख्ती से निपटा जाएगा दहशतगर्दी से। और उसमें कितना हम कामयाब हुए, कितना कामयाब नहीं हुए, क्या हुआ, वो ज़ाहिर है वो सब जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि ये प्लान बनाते हैं और इन पर अमल करते हैं वो बता सकते हैं। लेकिन वो एक और 16 दिसंबर का एक और वाक़या 1971 में पेश आया था, क्योंकि 16 दिसंबर की तारीख जो है ना वो बड़ी हमारे मुल्क के लिए एक ऐसी तारीख है जिस पर हमें बार बार अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या करते आए और हमने क्या किया है। 16 दिसंबर 1971 यौम सकूत ढाका, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, ये मुल्क कि जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा, जिसकी ताबीर अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर कायदे आज़म ने हमारे सामने वो लेकर आए, उस मुल्क का दो लख्त होना एक बहुत बड़ा सानहा था।
और हमें अपने गिरेबान में झांकते रहना चाहिए। 16 दिसंबर का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाक सरजमीन शाहबाद कौमी तराना जो है पढ़ने का आज दिन है, मतलब वो कौमी तराना पढ़ा जाता है आखिर में, और आखिर का मतलब ये है कि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है, तो इसीलिए हम आपके सामने आज जो है वो आखिरी मरतबा इस चैनल की ज़बरदस्त स्क्रीन पर आपके सामने हाजिर हैं। नमूदार हुए हुए आखिरी दिन है, फातिहा पढ़, मतलब ऐसा भी नहीं कि फातिहा पढ़े, लेकिन आखिरी दिन बड़ी ज़बरदस्त खबरें भी आ रही हैं। हम नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी की भी बात होनी चाहिए। आमिर जमाल पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने डेब्यू किया, पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, 5 विकेटें ले गया वो लड़का। आप ऑस्ट्रेलिया गए और आप वहां से 5 विकेट लेकर आए, ये कोई बात है? बस ये क्या तरीका जबरदस्त है? आप मुझे बताएं। कमाल ही शाहीन अफरीदी कुछ नहीं कर सक रहे, एक विकेट लिए उन्होंने। एक लेवल आता है कि जब प्लेयर बहुत बड़ा हो जाता है फिर उसको परवाह नहीं होती कि भाई परफॉर्म करे ना करे, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ये तो पहला डेब्यू है अभी तो नहीं, इसकी तो मैं ये तो अभी नया है ना, इसने तो खुद को प्रूव करना है, इसलिए ये परफॉर्म कर रहा है, इसलिए 5 विकेट एक दिन में उड़ा रहा है ये। लेकिन जब ये शाहीन अफरीदी के लेवल पे पहुंचेगा फिर ये भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जाएगा। और फिर वो कहेंगे, लेकिन शाहीन अफरीदी के साथ कुछ हुआ है, उसको हमें जरा देखना चाहिए कि ये मसला हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ है। शाहीन अफरीदी प्लीज कुछ कर लो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल। और फिर वो भी होना है अपना, अभी 10:30 बजने, अंडर 19 का भी होना है, सेमीफाइनल। बिल्कुल। लेकिन इसी बात पे चाय वाय पिए आप? इस बात पे हम चाय वाय पियेंगे। आज चाय का आलमी दिन है नाजरीन, इट इज वर्ल्ड टी डे। बिल्कुल वर्ल्ड टी डे। और जाहिर है हम तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो आमतौर पर चाय दस्तयाब है या चाय पी जाती है वो ब्लैक टी होती है, जिसमें हम दूध शामिल करते हैं या दूध पत्ती इसको हम कह लें, जो भी कह लें। लेकिन कितनी किस्मों की टीज हैं और ये टीज पीने का फायदे और नुकसान क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं अनीसा सोहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पीती हैं आप? मैं पीती हूँ, सब पीते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेशन है भाई, अब इसका क्या करें? ये प्लान नहीं थी, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। नेशनल ड्रिंक है पाकिस्तान का, ये सब पीते हैं। इस कदर गैर जरूरी ड्रिंक, इस कदर इख्तिलाफ है मेरा इससे। कॉलोनाइजेशन का वो जो बाकियात क्यों है, जरूरत क्या है? इंग्लिश टी, लेकिन हमने तो उसको अपना बना लिया है। कॉल्स भी अगर कोई करना चाहे तो करें भाई। काट के पका के पूरा भूनते हैं चाय को, हमारे यहाँ भूना जाता है। ये बताएं अनीसा कि हम चाय पीते हैं, अक्सर कुछ लोग पीते हैं खाली पेट, बेड टी जिसको कहते हैं, या बेड में ना भी पी रहे हो, बाहर भी पी रहे हैं बैठ के, तो भी वो खाली पेट पी रहे होते हैं। नुकसान है खाली पेट चाय पीने का, या आप कुछ खा पी के चाय पिए तो इट इज ओके? चाय को अगर वो कहते हैं ना कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो चाय के भी बहुत सारे फवायद भी हैं लेकिन नुकसानात भी हैं अगर आप उसको तजावुज़ करेंगे हद से। 2 से 3 कप एक अच्छी अमाउंट है, हेल्दी अमाउंट है, जो अगर आप पियेंगे तो आपको इसके फवायद देखने को मिलेंगे अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन अगर आज जैसे आपने बेड टी की बात की, तो अगर आपने हार में सबसे पहली चीज ही टी पी रहे हैं, चाहे वो ग्रीन टी है या ब्लैक टी है या वो दूध पत्ती है, जैसी भी चाय है, इन्फ्यूज्ड टी, तो उसमें ये होता है कि अगर आप वो रेगुलर लंबा अरसा कंटिन्यू करते हैं उसका पीना, तो वो आपको एसिडिटी कॉज करता है, क्योंकि खाली पेट आप पीते हैं उसको। उसके बाद टीज में एक प्रॉपर्टी होती है, वो एंटी डाययूरेटिक होती है। उसका मतलब है कि आपको बाथरूम यूरिनेशन कॉज करती है, आपको बाथरूम जाना पड़ता है उसकी वजह से। तो लोगों को लगता है कि वो आपके बाउल मूवमेंट्स रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारे आंतों में जो एक मूवमेंट होती है खाने को हजम करने की, एब्जॉर्ब करने की, वो मुतासर होती है चाय के ज्यादा इस्तेमाल से, बेजा इस्तेमाल से। इसके अलावा फिर हम इसके फवायद पे आते हैं। इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। टी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसमें होते हैं पोलिफिनोल्स, और इसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। अब ये ऐसे सारी टी, बिल्कुल सारी टीज में होती है। चाय की पत्ती होती है, लीव्स होते हैं, फिर उसको अगर फर्मेंटेशन की जाती है तो वो ब्लैक टी, काली पत्ती जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, वो बन जाती है। और अगर वो फर्मेंटेशन उसकी नहीं करते, वो हरे पत्ते रहते हैं, तो वो ग्रीन टी बन जाती है। उसके अलावा ऊलोंग होती है। ध्यान में रखिए कि टी एक्चुअली ग्रीन होती है, बाद में ये काली हो जाती है, वो है तो इसको टी ग्रीन होती है। बिल्कुल। और फिर इसमें ये जो सारे कंपाउंड्स मैंने नाम लिए, इनके बहुत ज्यादा एंटी कैंसरस, कैंसर कॉज नहीं करते, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसमें जो सोजिश होती है वो इससे कम होती है। लेकिन इसका यह है कि अगर आप इसको ज्यादा पीते हैं तो फिर इसके नुकसानात होते हैं। इसमें कैफीन की अमाउंट होती है, जो कि राइट अमाउंट में तो ठीक रहती है, क्योंकि आपको फ्रेशनेस, वो दिमागी तौर पे आप फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन कैफीन की प्रॉपर्टी होती है, वो हैबिट फॉर्मिंग होती है, आपको लत लग जाती है उसकी, एडिक्टिव होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर में दर्द, बिल्कुल। और फिर उसकी कैफीन की प्रॉपर्टी है, ब्रेन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, वो कैफीन की प्रॉपर्टी है। ये चीज आपको कॉफी से भी होती है। स्टिमुलेशन जो है वो नेगेटिव नहीं है।
अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा पीते हैं तो वो नेगेटिव होती है। आप अगर टाइम पे उस 11 बजे आपके चाय का वक्त है, अगले टाइम पे आप 11 बजे नहीं पी रहे तो आपको सर में दर्द और वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। लेकिन फिर कैफीन एक कप में तकरीबन 11 से 61 ग्राम कैफीन होती है, तो आप उसको हद से तजावुज नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़े से अमाउंट में 2-3 रिदम आपका ये डिस्टर्ब रात को मैं यही पूछने लगी थी। बिल्कुल ब्रेन में, क्योंकि ये ब्रेन स्टिमुलेटर है, तो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए, इंसोम्निया हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, जो न्यूरॉन्स के डिजीजेस वगैरह हैं। चाय पीऊं तो मुझे वैसे ही नींद के झटके बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मेरे अब्बू जी भी रात को चाय पीकर सोते हैं तो उनको अच्छी नींद आती है। वो आप सेंसिटिविटी डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, कैफीन की अमाउंट आप इतनी ज्यादा ले रहे होते हैं कि आपके ब्रेन सेल्स उसके बिल्कुल गलत है, आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको फिर फर्क नहीं आपको पता चलता। वुड यू रिकमेंड के लोग चाय पिए या ना पिए? मॉडरेशन में पिए। ये तो आपने सियासी बयान दिया है ना। सियासी बयान नहीं, साहब की कोई रिश्तेदार तो नहीं है आजकल। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रिकमेंडेशन कहाँ तक होगी, किस पर? चलो रिकमेंड ही अगर करना है तो 50-50 है। अगर आप कोई बंदा 7 से 8 कप पी रहा है तो उसको उसके नुकसान, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर जब आप चाय बनाते हैं दूध पत्ती, तो टी लीव्स में टेनिन्स होते हैं जो कि खाने में हर जो चीज होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बाइंड कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। अब जो हर बंदा जो मील के बाद चाय पीता है, खाने के फौरन बाद चाय, वो आपके खाना तो आपने हेल्दी खा लिया, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर आपके बाइंड हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आयरन की कमी इसकी वजह से वाकई हो सकती है। फिर हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको मैदे के मसले होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब है जब आप बहुत ज्यादा तजावुज करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, 2 से 3 कप। ठीक है। अच्छा, अगर आप फायद में लोग ये भी, क्योंकि 1-2 आर्टिकल्स में पढ़ रही थी जिसमें कहते हैं कि इसमें चाय में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी कुछ हैं, और दूसरा ये कि खवातीन को जब खास दिनों में क्रैम्प्स वगैरह होते हैं तो वो भी कहते हैं ब्लैक टी ले लें बगैर दूध डाले तो उससे फर्क पड़ता है। क्या है उसकी रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, सोजिश में कमी आती है। तो क्रैम्प्स यूजुअली इसलिए होते हैं क्योंकि सोजिश हुई होती है जिस्म में, तो वो उससे मस्कुलर क्रैम्प्स उससे बेहतर हो जाते हैं। और बाकी आपने एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज की बात की, तो चाय में एक खास बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है कैंसर से सेलुलर लेवल पे जाके। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ये ब्लैक टी की बात हो रही है। ठीक है, दूध इसमें ना मिला हुआ। बिल्कुल। साद इस्लामाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम साद। अस्सलाम वालेकुम जी। फरमाइए। पहले तो मैंने आपसे पूछना था, मैं अभी प्रोग्राम आपका देख रहा था तो आप कह रहे थे कि आपका लास्ट प्रोग्राम है, तो ये क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब भाई, जिंदगी में इंसान कोई आगे बढ़ता है, मूव करता है, और वो अलग बात है। इंशाल्लाह आप हमें और देखेंगे। आप बताएं, आप चाहते क्या है? आप हमें और किसी चैनल पे देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बस इधर ही इनका किस्सा तमाम हो जाए? बिल्कुल हम चाहते हैं, ये तो मुझे शौक लगा के आप जा रहे हैं। अच्छा, बस ठीक है, शौक भी होना चाहिए। वो जगह देखें आपको, आप अपने अंग्रेजी वाले शौक को उर्दू वाले शौक में कन्वर्ट करें और शौक से मुख्तलिफ चैनल देखिएगा, हम कहीं ना कहीं नजर आएंगे। बिल्कुल। बताएं भाई, चाय कॉफी का क्या किया जाए, ये तो मसला है। क्वेश्चन मेरा ये था कि बाज बंदे कुछ वो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, बाज बंदे लाइट चाय पीते हैं, तो एक नॉर्मल कप में टी की पत्ती की मिकदार कितनी होनी चाहिए सूटेबल जो? वेरी गुड। आप बताएं। ये बेगम को बिठा के लगता है दिखा रहे होंगे ये सेगमेंट, बताएं। नहीं, इसका ये होता है कि अब 2 से 3 कप चाय है, नॉर्मल जो अमाउंट होती है चाय में, 1 कप चाय में वो हाफ से 1 टीस्पून होती है, इससे ज्यादा होती है तो वो फिर कड़वी हो जाती है, उसका जायका भी खराब हो जाता है। तो 2-3 हाफ टू 1 टीस्पून काफी होती है 1 कप में चाय। बिल्कुल 1 कप में हाफ टीस्पून, क्योंकि उसमें और भी चीजें डलती हैं, वो कप इतना होता है। और चाय या कॉफी में से ज्यादा डेंजरस कौन सी है? कॉफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें कैफीन की अमाउंट चाय से ज्यादा होती है। हाँ। वो कितने, अगर वो कोई पीता है कॉफी तो क्या वो 1 कप पर इक्तफा करे? नहीं, 1 कप पे ज्यादा, वो भी यही होता है कि आप उसमें 1 कप में कॉफी की अमाउंट कितनी ज्यादा डालें। कुछ लोग एक्सप्रेसो पीते हैं, एक्सप्रेसो शॉट्स, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, वो इतनी सी भी आपको पूरे दिन के लिए करने में काफी होती है। कुछ 7 से 8 कप पीते हैं, तो वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। तो ये जो दिन में 2-3 कप चाय नॉर्मल जो आप कह रही हैं, क्या इसको भी नशा कहा जाएगा या नहीं? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपने देखना है कि आप उसको, जैसे ग्रीन टी है, अगर आप उसको झोंकते हैं, बहुत ज्यादा काटते हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स लूज हो जाते हैं, उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो मैं 2-3 कप ना पीकर बेनिफिट्स नहीं ले रहा हूँ, मुझे बेवकूफ कहा जाएगा या नहीं? ऐसे लोग क्या गलती है कम है दुनिया में, लेकिन है जरूर। नहीं है, ये मेरे पास ये ग्रीन टी होती है, इसके अंदर थोड़ी सी जो मैं अपने गले के लिए बस हल्का फुल्का सा वो करता रहता हूँ। चाय जो दम पे मैं चाय कॉफी ग्रीन टी वगैरह वगैरह कुछ नहीं पीता हूँ। जो चाय दम पे पकी होती है उसके फवायद होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आखिरी कॉलर हम इस सेगमेंट के ले लेते हैं, मलिक राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और हमेशा होता है माशाल्लाह से। थैंक यू। मुझे 2-3 सवाल पूछने, एक तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है शिफा के बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें नुकसान कम हो, चाय पी जा सके। सही है। दूसरा सवाल, दूसरा ये था कि जैसे टीवी पे अक्सर मायरा कहती हैं कि हर प्याली दिल वाली, वो प्याली कैसे बनाएंगे, उसकी क्या सर प्यार से चाय बनाएंगे किसी के लिए तो वो प्याली दिल वाली बनेगी, ये तो मैं आपको बताती हूँ। चलो दिल्ली से बनाएंगे तो मामला ही कहीं और चला गया नाजरीन। लेकिन और तीसरा सवाल भी पूछने सर। बस ये तीसरा ये है कि ये चाय का सुना है कि चाय के साथ बॉयल एग नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए कि उसका कोई नुकसान होता है शायद, उसका क्या इसके अंदर कोई। ठीक है, सबसे पहले तो बेस्ट टाइम। हाँ जी, बेस्ट टाइम इसका ये है कि खाने से आपने फौरन बाद नहीं पीना, वो पहले वो बताते थे जिन टाइम पे नहीं पीना। उठने के फौरन बाद नहीं पीनी, खाने के फौरन बाद नहीं पीनी, और रात को 3-4 घंटे पहले नहीं पीनी, यानी 6-7 के बाद। अगर आप 10-11 बजे सो रहे हैं तो 6-7 के बाद चाय आप ना पिए। ठीक है। इसके बजाय इसके इन टाइमिंग्स के अलावा आपके पास स्नैक टाइम बचता है, 11-12 बजे का वक्त बचता है, आप किसी भी वक्त वो 2-3 कप आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी। और हर प्याली दिल वाली है वो तो वो मैंने आपको बता दिया। प्यार से चाय बनाएंगे, प्यार से चाय बनाने का मतलब ये है कि आपके हाथ से अच्छी चाय बनेगी। अगर बेदिली से बनाएंगे तो फिर उस चाय का कोई फायदा नहीं है, वो बस फिर है वही होगी। अगला पी के भी शक्ल बनाएगा। बैठता है वो क्या है, एक गर्म चाय की प्याली हो और उसको पिलाने मैं इसीलिए नहीं पीता हूँ। आप लोग अब समझे हैं, इस नतीजे पर आप पहुंचे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। पिलाने वाली जब नहीं है तो फिर क्या जरूरत है कि इंसान चाय पिए। एक पे इक्तिफा करे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो खुद चाय पी लेती है, मैं पीता ही नहीं। मैं पीता ही नहीं है बिल्कुल ना, वो पिलाने के में इंटरेस्टेड है। अच्छा, कुछ और इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी कि आप चाय को उसकी अफादियत को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसमें अदरक डालते हैं, अदरक वाली चाय लोग पीते हैं, उसमें इम्यूनिटी ज्यादा हो जाती है। अगर आप उसमें ब्लैक पेपर या हल्दी डालते हैं तो आपको नज़ला जुकाम इन्फ्लेमेशन की वजह से इस तरह के जो मसाइल हैं वो आपको बेहतर वो उसमें हेल्प होते हैं, क्योंकि इनमें एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, उसका नाम है कर्क्यूमिन, तो वो आपको इन सारी चीजों में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप उसमें इलायची डालते हैं, सॉरी दालचीनी डालते हैं, सिनेमन, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है चीनी के बगैर। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने लोगों को चाय की तरफ राग़िब करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों तुम दिल से फैसला करना, दिमाग से फैसला करना, सोच समझ के फैसला करना। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंतखाबी सीजन का आगाज हो चुका है, तारीख आ गई है, इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने में कुछ दिन रहते हैं, लेकिन ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो कैंपेनिंग मोड में भी आ गई हैं और बाकी हमने देखा कि जो भी हो रहा है। लेकिन इस सारी जिम्न में हमने बात ये करनी है आज कि धांधली कैसे होती है। मतलब आज हम अपने आखिरी प्रोग्राम में दुनिया को ये भी सिखा दें कि धांधली कैसे बस कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। वैसे मैं चाह रही हूँ कि हम बात करें कि धांधली कैसे होती है, क्योंकि आने वाले साल में हम ये भी ध्यान में रखें कि 40 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जहां पर इलेक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं और जिनकी तारीखें वगैरह जो सब देखेंगे, वो आ गए, तो वो सब देखेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि धांधली कैसे होती है। बेसिकली तो बुनियादी तौर पर हम बताना आपको ये चाह रहे हैं, अगर कोई बात हमारी समझ जाए कि धांधली से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि धांधली कैसे होती है। तो हमारे साथ सरवर बारी साहब हैं जो एक सरबरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क हैं और पतन तरक्याती तंजीम के रूह रवा हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि धांधली कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे सर समझाएं, लोगों को बताएं। सबसे अहम बात तो सब ये होती है कि पहले जाना जाए कि जो धांधली की कैसे जाती है और धांधली के तरीके कितने हैं, कब कितनी हो सकती है और कब नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का नहीं पता चलता उस वक्त तक उसका हम इलाज नहीं ढूंढ सकते। तो वही जो एक सेहत के में हम देखते हैं, वही दुनिया में यही है कि सबसे पहले मसले को समझा जाए और फिर उसका हल ढूंढा जाए। तो हमने पिछले साल बड़ी जो तहकीक की उसमें निकल के ये आया कि तकरीबन 163 धांधली के तरीके हैं और फिर हमने कोशिश की कि उनको देखा जाए कि उनको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो वो तरीकाकार हैं जो एक दफ़ा कर दिए जाएं तो उसका बहुत देर तक असर रहता है। मसलन जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह तरतीब दें कि किसी को फ़ायदा हो और किसी को नुकसान हो। अभी हमने हाल ही में देखा है कि बहुत सारी
कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मसलन इस्लामाबाद की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें पिंडी का कुछ इलाका डाल दिया गया है जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो जाहिर है ये करने वाले कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर है ये अफसरान है जिन्होंने डिलिमिटेशन जो कमेटियाँ बनी थी ये उनका कारनामा था। इसी तरह पिंडी की कुछ 6-7 ऐसी सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज जिनमें यही काम किया गया, जिसकी वजह से वोटर्स टर्नआउट भी लो हो सकता है और किसी पार्टी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। सिमिलरली जो है एक तरीकाकार है कि जो अभी जो वोटर्स लिस्टें बनी हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग अभी तक मौजूद हैं जो वफात पा चुके हैं, वो चले गए हैं, लेकिन वो वोटर लिस्टों में मौजूद हैं और उनके वोट कोई और डालने ज़रूर आएगा। और उसको कैसे रोका जाना है, उसके रोके जाने का तरीकाकार ये है कि जब इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंट को मालूम होना चाहिए कि ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी है कि जो भी शख्स मर्द या औरत जो वोट डालने आए वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, तो वो इलेक्टोरल रोल से चेक करेगा और फिर पोलिंग जो ऑफिसर है उसके ऊपर लाजिम है, बहुत लाजिम है कि वो बाआवाज़ बुलंद उसका नाम और उसका घराना नंबर और उसका नंबर बोले, ताकि जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं उनके पास इलेक्टोरल रोल है, उनको वो अच्छी तरह देख सके। ये एक मिसाल। तो अगर डिलिमिटेशन में और इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ कर दी गई है तो उसका बड़ा लंबे अरसे तक असर रहता है। उसको हम कहते हैं परपेचुअल। दूसरा प्री पोल रिगिंग है और ये तकरीबन 56 किस्म की 50-60 किस्म की ऐसी धांधलियाँ हैं जो प्री पोल होती हैं और इलेक्शन वाले दिन यानी कि जिसको हम पोलिंग डे कहते हैं 73 ऐसे तरीके हैं जो जिनके ज़रिए इलेक्शन वाले दिन गड़बड़ की जा सकती है। और इसी तरह इलेक्शन के बाद यानी कि काउंटिंग का मरहला है, इलेक्शन अनाउंसमेंट करने का तरीक़ाकार है, बाकी चीज़ें वो तकरीबन 14 किस्म के वो तरीके पाए जाते हैं। तो मजमूई तौर पर 163 तरीके हैं। और लेकिन ये कि इन तरीक़ों को रोकने का जो है सबसे मौसर तरीका मेरी नज़र में वो ये है कि जो पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं उनका वहाँ मौजूद होना, उनको मालूम होना कि जो जिसको हम कहते हैं बैलेट पेपर का जो इशू करना है, यानी कि जो उसके दो तीन बहुत ही अहम मराहल होते हैं। मसलन ये लाजिम है कि जो काउंटर फॉइल है उसके ऊपर तमाम अंदराज किया जाए और बैलेट पेपर है उसकी बैक साइड पे जो पोलिंग ऑफिसर है उसने ना सिर्फ स्टैंप लगानी है, उसने दस्तखत भी करने हैं और जो वोटर है उसका स्टैंप लेना है रजिस्टर के ऊपर और उसका थंब इम्प्रेशन लेना है। अगर वो इनमें से कोई चीज़ नहीं लिखेगा तो इस चीज़ का पूरा इम्कान है कि गिनती के वक्त ऐसे बैलेट पेपर जिनकी बैक साइड पर स्टैंप नहीं लगाई गई वो गिनती से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी नज़र में पोलिंग एजेंट का बाखबर होना, उसको कानून का मालूम होना और पोलिंग एजेंट्स को बाज़ हमने देखा है कि पोलिंग एजेंट्स को कमरे से बाहर बिठा दिया जाता है कि वरांडे में जब बाहर बिठा दिया जाता है, हालांकि बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टाफ के बिल्कुल सामने बैठे हुए हों और जो बैलेट बॉक्स है वो पोलिंग स्टाफ के सामने होना चाहिए और पोलिंग एजेंट्स को भी नज़र आना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है कि शनाख्त कर सके कि वोट डाला जा रहा है, वोट इशू हो गया है। सही है सर। जो अंदर एक सवाल वोटर के हवाले से जी अवैस भी पूछना चाह रहा था। वोटर मैं क्या करूं कि मेरा वोट धांधली की नजर ना हो जाए। एक तो ये कि मैं अगर नहीं गया तब तो मुझे पता है कोई ना कोई डाल देगा, लेकिन अगर मैं गया हूं तो मुझे क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए? देखिए, आपको पहली बात तो ये इंश्योर करनी है कि जो पोलिंग ऑफिसर है, एपीओ है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर भी हो सकता है वहाँ हो, वो आपका जो तफसील है रजिस्टर के ऊपर, आपका नाम है, आपका घराना नंबर है, आपका सेंसस ब्लॉक है, आपका शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है, आप मेक श्योर करें कि वो आपके सामने उसके ऊपर कांटा लगाए और आपको जब बैलेट पेपर आपको दे तो ज़रूरी है कि उस काउंटर फॉइल के ऊपर आपकी तफसीलात लिखे और आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो रजिस्टर के ऊपर भी लगवाए और जो काउंटर फॉइल है उसके ऊपर भी। और इसके अलावा जो है आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा, लाजिम है कि वो बैलेट पेपर
वो जो बैलेट पेपर है वो आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। वो बैलेट पेपर लाजमी है कि उसकी बैक साइड पे उसने स्टेप लगाई हो और उसने दस्तखत किए हो जब आप, और गिनती के वक्त पर आपके पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम बैलेट पेपर्स पर नजर रखे, तो तभी आपका जो बैलेट पेपर है वो उसका तकद्दस जो है वो जिंदा रह सकता है। सही है। और अगर कोई कहता है कि मैं जाता ही नहीं हूँ, फायदा क्या वोट डालने का, मैं इन जमातों को नहीं डालना चाहता, इस किस्म की बात करता है, तो उसके वोट का क्या होता है? क्या इसका इम्कान है, कितने फीसद इम्कान है कि उसका वो वोट किसी न किसी जमात को किसी न किसी फायदे में डल जाएगा अगर वो ना भी जाए तो? देखिए, पहली बात तो ये है, जो पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले जो है वो देखें जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको चेक करें। ये पोलिंग एजेंट्स का राइट है कि वो पोलिंग स्टाफ को मजबूर करे कि वो उनको पोलिंग से पहले खाली बैलेट बॉक्सेस दिखाए, उनका मुआयना करवाए, और वो फॉर्म 42 है उसके ऊपर फिर उनके दस्तखत ले। और गिनती के वक्त लाजमी है कि जो जितने वोट पड़े हैं वो कापियाँ मौजूद होती हैं, काउंटर फाइल मौजूद होता है, उनको और रजिस्टर को टैली करें, और जो उन्होंने जो पोलिंग एजेंट्स ने खुद निशान लगाए हैं पोलिंग रजिस्टर के ऊपर, इलेक्टोरल रोल के ऊपर, उनको टैली करना अशद ज़रूरी है। ये पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करें, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर उसका मामला उधर ही उनको उठाना चाहिए ताकि उधर ही चीज़ें चेक हो सके। अगर वो डिले करेंगे, इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उनको टैली करना ज़रूरी है कि हर पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं उनका मजमूई रिजल्ट वही है जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है या वो कहीं तब्दील हो गया है। अक्सर ये होता है कि देखिए, हर पोलिंग स्टेशन में 3 से 4 पोलिंग बूथ होते हैं, और जब गिनती शुरू होती है तो तमाम पोलिंग बूथ के डिब्बे जो हैं एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं, वहीं पे खाली किए जाते हैं, और उसके बाद उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, और फिर उसकी गिनती शुरू होती है। और वो गिनती का मरहला जो है कंप्लीट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं जब उनके पोलिंग बूथ का डिब्बा एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए लाया जाए तो वो उनके साथ वहाँ तक आ सकते हैं। और उसके बाद जो है पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो फॉर्म 45 के ऊपर उसकी कॉपी लाजमी लेके निकलें। इनकार कर दें उसके, अगर उसके बगैर उनको वहाँ से निकाला जाता है तो जो उनका राइट है कि वहाँ वो डिमांड करें कि उनको दस्तखत शुदा जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर उनके हवाले करे और दीवार के ऊपर बाहर चस्पा करे ताकि पब्लिक भी उसको देख सके। बिल्कुल ठीक है सर। 163 तरीके हैं नाजरीन, ये जो जमहूरियत में इलेक्शन का सिलसिला राइज है इसमें धांधली करने के 163 तरीके हैं, और हम इसे कहते हैं कि जी ये बड़ा माशाल्लाह क्या निज़ाम है, और इस निज़ाम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का पहला स्टेप ही 163 तरीकों से जो है वो इसके अंदर रोड़े हैं जी, ज़बरदस्त। लेकिन अपने आप को आपने अपना वोट खुद सिक्योर बनाना है, आपने जाना है और आपने वोट डालना है, चाहे आपको सियासी जमातें अच्छी लगें बुरी लगें, जो कम बुरा उसको डाल के वोट डाल के आ जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर और अपने वोट का बिरयानी सबसे ले लें, कीमे वाला नान सबसे ले लें, लेकिन वोट डाल दें, ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरवर बारी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और मजीद हम इलेक्शन के हवाले से सरवर बारी साहब को तंग करते रहेंगे ताकि हम आगे जमहूरियत के अमल में तंग खुद ना हो। तो इस हवाले से हमने बात की, वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो जरा आईटी के शोबे के हवाले से अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आईटी सेक्टर की बात करते हैं, और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अपनी बरामदात को बढ़ाने का सबसे तेज़ नुस्खा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान 2028 तक अपनी आईटी की बरामदात को 10 अरब डॉलर तक, यानी 10 अरब से 18 अरब डॉलर तक लेके जा सकता है। लेकिन ये पोटेंशियल हम बहुत सारी डोमेन्स में सुनते हैं, लेकिन उसके लिए एक्चुअली करना क्या चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साकिब अहमद साहब मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे कि भाई कैसे हम इसे जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो है वो 2-2.5 बिलियन तक ये मामला रुका हुआ है। इसके अलावा अली बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जी, जो कि डेनमार्क में हैं, पाकिस्तानी हैं, और टेक्नोलॉजी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक कारनामा अंजाम दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र। अच्छा साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि देखें हम 2-2.5 बिलियन तक जो रुके हुए हैं
वो क्यों रुके हुए हैं? एक बहुत बड़ी वजह हमारे इर्द गिर्द ये है, वो स्किल डेवलपमेंट की कमी है। हम हर जगह पर ये जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग यूथ की तादाद में मौजूद है, 62% पाकिस्तान की पॉपुलेशन अंडर 30 मौजूद है, और हम ये भी कहते हैं हमारे पास बहुत से IT इंजीनियर्स और बहुत से डिप्लोमा होल्डर्स कमिंग आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक हम जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को साथ उनकी इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि फ़ॉरन जैसी कोई हमारा ग्रेजुएट बाहर निकल रहा है वो उसी तौर पर फौरी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट बनकर बाहर निकल सके। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस पर तवज्जो नहीं देती हैं क्या? आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए एक टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया रिलेशनशिप, जिसमें इंडस्ट्री आके एकेडेमिया को बताती है कि उनको किस किस्म के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, चाहिए। लेकिन आई थिंक ये एक बड़ा इनफॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा एक्टिव होती हैं वो तो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो ज़्यादा एक्टिव होती हैं वो कर लेती हैं, बट कोई ऐसा फॉर्मल वे एंड प्रोसेस मौजूद नहीं है जिसके जरिए एकेडेमिया किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इन रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट वक्त के साथ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अब आजकल जो हम टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न अगेन, सो वी नीड टू बी, और ये स्किल डेवलपमेंट पहले दौर में अगर आप गौर करें तो एक स्किल अगर सीख ली जाती तो उससे 35 साल की नौकरी कंप्लीट चला ली जाती थी। आज के दौर के अंदर आप 3 साल से ज़्यादा अपनी स्किल को आपको दोबारा रीलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इतनी तेजी के साथ IT के अंदर चेंजेस हो रहे हैं कि आप खुद भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम जरा अली बाबर साहब की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू अली बाबर साहब, वक्त दिया आपने सर ये जो नैनो टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, रेवोल्यूशनराइज करने के लिए जो आपने काम जो सरअंजाम दिया है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आसान अल्फाज में लोगों को समझा सकें कि ये क्या है। जी श्योर, थोड़ा सा मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैं PhD रिसर्चर हूँ इन द फील्ड ऑफ सिलिकॉन फोटोनिक्स। ये बिल्कुल नई फील्ड है। जो इसका मकसद है या लॉन्ग टर्म गोल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस करना। उसकी रीज़न क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल फ़ोन iPhone 15 Pro नया फ़ोन ले लेते हैं, इसमें फ़ोन्स में और आपके लैपटॉप्स इन सब चीज़ों में चिप्स होती हैं, और ये जितनी भी चिप्स हैं इनमें ट्रांजिस्टर्स होती हैं, ये कम्युनिकेट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पे कर रही होती हैं। और अब आपका जो ये नया फ़ोन है इसमें अराउंड 17 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, जो कि आप अगर देखें तो अर्थ की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट डबल, मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन है, और इस ट्रांजिस्टर में और इस चिप में 17 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, लेकिन ये अब सैचुरेट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब ट्रैवल करते हैं उनकी आपस में फ्रिक्शन होती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वायर से जा रही हो, आप तार को पकड़े तो तार गर्म होती है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो अब जो आइडिया या गोल है कि इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटॉन्स होने चाहिए कि आप लाइट के थ्रू कम्युनिकेट। ऑलरेडी हो रहा है, आपकी जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, आपका जो वाईफाई, आपका इंटरनेट है, जो पीछे डेटा सेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है वो ऑप्टिकल फाइबर्स पे हो रही होती है, और वो बेसिकली क्या है, लाइट है, उसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही होती है, डेटा ट्रांसमिट कर रही होती है। अब जो मेन गोल है कि अब ये जो ट्रांसफर है लाइट का, मतलब कम्युनिकेशन है, ये आपकी जो चिप्स हैं मोबाइल्स में है या लैपटॉप्स में है, उसमें भी लाइट की उस पे हो रही है। उससे क्या फायदा होगा, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, कंप्यूटेशनल पावर बहुत बढ़ जाएगी। जिस तरह आपने देखा है कि ChatGPT और AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को, ये मतलब बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बट इनके लिए बहुत पीछे कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है कंप्यूटर्स को, और आजकल के जो क्लासिकल कंप्यूटर्स है वो इनके साथ कीप अप नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट चिप्स में है। और जो मेरा इसको समझने की कोशिश करूँ तो ये है कि हमारे जो चिप बेस्ड कंप्यूटर्स हैं या हमारे जो चिप बेस्ड मोबाइल्स हैं उसके अंदर भी फाइबर ऑप्टिक की तरह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हो थ्रू लाइट। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसको समराइज कर दिया कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स की जगह उसको चिप स्केल पर ले आए। और जो मेरा काम है या मेरी रिसर्च जो हमारे मतलब जो हम ग्रुप रिसर्च कर रहे हैं, हमने बेसिकली 2 अचीवमेंट्स या 2 ऐसे नोवेल चीज़ें की हैं जो कि इस फील्ड को हेल्प करेंगी। पहली चीज़ क्या है, पहली ये है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जितनी भी, इट्स अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, 500-600 बिलियन डॉलर्स पे बेस्ड है। इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, इंटेल, TSMC, IBM, NVIDIA। इनकी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप कितना छोटा ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, और छोटे से छोटा इज अराउंड 10-20 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स बहुत छोटा मतलब डायमेंशन है, आप आंखों से नहीं देख सकते, आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है ये डायमेंशंस देखने के लिए। तो एक लिमिटेशन है कि आप कितना छोटा एक डिवाइस बना सकते हैं। हमने पहली चीज ये वो की है कि हमने
आज तक की सबसे छोटी डिवाइस या डायमेंशन डिफाइन की है लिथोग्राफिकली। ठीक है, एक तो ये अचीवमेंट है जो कि पहले कभी नहीं हुआ, तो हमने बेसिकली नया मेथड डेवलप किया। और दूसरी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमने एक ऐसी फोटोनिक नैनो कैविटी बनाई है इस मेथड को यूज करके, जो आज तक की सबसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट या वर्ल्ड मतलब अ कैविटी विच हैज द बेस्ट एफिशिएंसी। और इसका जो फील्ड में फायदा होगा वो ये होगा कि क्या बात है जी, जबरदस्त। ये तो सारी रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं जी आप इस टेक्नोलॉजी को। अच्छा, मैं ज़रा साकिब साहब की तरफ आऊँगा। हम जो बात कर रहे थे कि एक तो इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप, ये चीज़ होगी। अब इससे क्या इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि हम 2.5 से 25 बिलियन तक चले जाएं, या कोई और स्टेप्स भी हैं जो हमें लेने पड़ेंगे, वो अगर हमारे सामने कुछ बता सकें। अच्छा, पहले तो हमें ये समझना है कि जो आईटी इंडस्ट्री है ये पहले एक सेपरेट पैरेलल स्टोन होता था और बाकी तमाम इंडस्ट्रीज पैरेलल में साथ चल रही होती हैं। नाउ दिस इज एन हॉरिजॉन्टल और तमाम इंडस्ट्रीज इसके ऊपर बेस कर रही हैं। ठीक है, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखना शुरू करें कि आप किस तरह आजकल आईटी इंडस्ट्री को ऑन अ पर्सनल लेवल, अगर आप उसको पब्लिक लेवल पर ले जाएं और आप उसको कंज्यूमर लेवल पर लेना शुरू करते हैं तो आईटी आपको हर जगह पर मौजूद नजर आती है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो अदर इंडस्ट्री राइट नाउ। आप टेक्सटाइल की बात कर लें, आप रिटेल की बात कर लें, आप सप्लाई चेन की बात कर लें, सबके अंदर आईटी एक परमानेंट फिक्सचर है राइट नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये हॉरिजॉन्टली तमाम इंडस्ट्रीज के नीचे आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सपोर्ट्स, इसको चलाने वाले लोग और एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया आता है कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर एक अच्छी टेक्नोलॉजी पर चलता है, फौरी तौर पर वो डॉलर दिरहम्स के अंदर तनख्वाह लड़कर मुल्क से बाहर इमीडिएटली जाना शुरू कर देते हैं। और ये पाकिस्तान का सिलसिला चलता रहेगा, हम उसको किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी जो वर्कफोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको इतनी तेज़ी से ट्रेन आउट किया जाए ताकि अगर लोग बाहर भी जा रहे हैं तो नए लोग उसके साथ साथ आते चले जाएं। जो आपका क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कि जी हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ और सब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास उस तरह नेचुरल रिसोर्सेज का वो खजाना उस तरह तो मौजूद नहीं है जिस तरह गल्फ के या मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास मौजूद है। हमारे पास लोग हैं। अब उन लोगों को, अब लोगों का होना और कारामद लोगों के होने में फर्क है। हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बाहर चलकर, और टू बी ऑनेस्ट करेंटली इंटरनेट ने आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं कि आपके लिए आज मार्केट पाकिस्तान नहीं रहेगी। आज पाकिस्तान में बैठकर दुनिया आपके लिए एक बड़ी मार्केट मौजूद है, तो आपके पास वसाइल भी मौजूद हैं, आपके पास पहुंच भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी जिस तरह की एआई की बात कर रहे हैं, और ये वक्त भी दूर नहीं है, मैं आप लोगों के इस पे सामने बैठ के आप लोगों के दो ये सामने खड़े हुए आपकी फोटोग्राफ्स के वो लोग देख रहा था, मैं सोच रहा देयर इज नॉट सो फार वेयर दीज विल बी टॉकिंग इन प्लेस एंड दे विल बी डूइंग ऑल द टेक्नोलॉजी एंड ऑल द वर्कआउट एंड हैव ऑल द सारी चीज़ें जो आप लोगों में मौजूद हैं, दे विल कम बैक एंड दे विल बी डूइंग, एंड दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टू। एब्सोल्युटली। तो पॉलिसी के सवाल के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इस टाइम दुनिया को एआई की पॉलिसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम इकट्ठा बैठकर डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हमने इस एआई टेक्नोलॉजी को और हम टेक्नोलॉजी की जो नई चीज़ें लेके जा रहे हैं उसके अंदर क्या पॉलिसीज़ डिफाइन करनी है, क्योंकि इट्स में रिलीजन, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है। साकिब साहब आपका भी और बाबर साहब, अली बाबर साहब आपका भी। और नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आपसे 92 न्यूज़ पर यह आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद हम कहीं और किसी और डब्बे पर आपको नजर आएंगे, किसी और रिमोट कंट्रोल के बटन पे आप हमें देखिएगा। आपसे जो हमारे ये रिश्ता जो रहा बड़ा खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा 92 न्यूज़ के साथ भी। और अब हमारा राब्ता आपसे उस वक्त तक, जब तक हम अगले डब्बे पर आपको नहीं नजर आते, तब तक के लिए सोशल मीडिया पर है। वील टेक योर एडवाइस, वील टेक योर सजेशंस ऑल्सो, कि आगे जो चीज़ हम प्लान कर रहे हैं उसमें आपको क्या चाहिए। लेकिन इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे